के बारे में अब चर्चा शुरू हो रही है। बिल्कुल, और इनका इंटरव्यू लिया है BL सिन्हा ने और बातचीत चल रही है सुदेशना मजूमदार से। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। आगे बढ़ो विज्ञान की राहों पे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विज्ञान की राहों पे, आगे बढ़ो। सृष्टि के कण कण में ज्ञान है, इस सारे जग में विज्ञान है। आकाश से पाताल तक, वायु में जल अग्नि में विज्ञान है। विज्ञान हमारे आसपास, विज्ञान हमारे आसपास, विज्ञान हमारे आसपास। TUCR 90.4 मेगाहर्ट्ज, विज्ञान हमारे आसपास। और आज मैं हूँ आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ। विज्ञान हमारे आसपास में आज का विषय है कि खनन के कारण बंजर हुई जमीनों का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए। और इसी से जुड़ी एक सक्सेस स्टोरी हमें बता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोटनी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर सुदेशना मजूमदार, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं उनके दो स्टूडेंट्स प्रशांत पंत और विवेक चौधरी, जो कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। और उनसे इस विषय पर बात की है हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी सिन्हा ने। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर सुदेशना मजूमदार, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सुदेशना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आपके दो छात्र भी आए हैं जो PhD कर रहे हैं। जी हाँ, वो हैं प्रशांत पंत और विवेक चौधरी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। मैंने सुन रखा है कि आप लोग बहुत ही यूनिक, एक अपने अलग तरह का काम कर रहे हैं और इस पर काफी दिनों से रिसर्च चल रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं सुदेशना जी से ये जानना चाहूंगी कि शायद वो विषय ये है कि खनन के कारण बंजर जमीनों का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए। तो मैं सुदेशना जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये रिसर्च जो आप लोग कर रही हैं वो क्या है, किसके द्वारा आपको दिया गया है और आप लोग क्या क्या काम इसमें कर चुके हैं अभी तक। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा, हमें आपके रेडियो स्टेशन में बुलाने के लिए। आपसे मिलने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आज हम आपको बताना चाहते थे हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो 5 साल से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग का प्रोग्राम है और इसके इंचार्ज जो हैं वो हमारे DU के भूतपूर्व प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर CR बाबू के अंडर में है। और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में भूविज्ञान और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि उड़ीसा में जो इस्पात के माइंस हैं, ये 2 प्रकार के माइंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक है जिसमें चूना पत्थर का माइनिंग हुआ हो, खनन किया हुआ हो, और दूसरा वाला जिसपे इस्पात की खनन की गई हो। और ये माइंस जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक में जिसमें जो चूना मिट्टी है वो सारा निकाल दिया गया है और ये जगह का नाम पूर्ण पानी है। ये राउरकेला के पास है, जो आप लोग जानते हैं कि इस्पात में बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है हमारे देश के लिए, बहुत मशहूर है इस्पात के कारखाने के लिए। तो ये राउरकेला से काफी नजदीक पे पड़ता है और ये जो चूना मिट्टी का खनन है ये लगभग 2004-2005 में पूरा हो गया था और अभी वो उस पे कुछ खनन नहीं हो रही है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनका ये लक्ष्य है कि इसको फिर से हरा बनाया जाए। अच्छा। और ये हरा बनाया जाए ताकि वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं ताकि वहाँ पे वो फिर से वहाँ पे खेती कर सके। तो ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि अगर आप गूगल अर्थ में इसकी छवि देखें तो ये बहुत, उड़ीसा तो आप जानती हैं कि बहुत हरा है, बहुत ग्रीन है। ये सारे जगह जो ग्रीन है, जहाँ पे खनन होती है वो देखें तो वो लगता है कि एक चोट लगी हो।
कि जो भूमि है उस पे एक चोट लगी हो। जी। तो हमारा प्रोजेक्ट जो 5 साल से चल रहा है, हमने जो आसपास के जंगल है वहां से चुन के पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो हैं उनको लेके हमने ये जो खनन की हुई जगह है वहां पे लगाया है। और 5 साल के बाद अगर आप गूगल अर्थ में इसकी छवि देखेंगे तो वो फिर से हरा हो गया है। ये आसपास के जो जंगल है उतनी हरी नहीं हुई है, पर उसके आसपास पहुंच गया है ताकि आगे जाके इस पे खेती हो सके। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। पर जो हम वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, जी। ये जो चमत्कार हुआ है ये हुआ कैसे। सुरेशनी जी, ये बात हम आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आपने कहा कि ये जो चूना भट्टी का जो प्रोजेक्ट है इस पर शायद प्रशांत काम कर रहे थे। तो प्रशांत, मैं थोड़ा विस्तृत रूप से जानना चाहूंगी आपसे कि ये क्या है और कैसा है, और काम करते समय आपने क्या महसूस किया। पूर्ण पानी मेरे शोध का विषय है। पूर्ण पानी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लगभग 35 साल तक चूना मिट्टी और डोलोमाइट, जो कि दोनों आयरन माइनिंग में, इस्पात के खनन में और इस्पात के प्यूरिफिकेशन में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो लगभग 35 साल की खनन के बाद 2004 में इस खनन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें अब और क्षमता नहीं थी कुछ नया डोलोमाइट और चूना मिट्टी पैदा करने की। हाँ, इसको कहते हैं स्पेंट माइंस। मतलब इसका मतलब है कि जितना उसमें था निकल चुका था। अब उसमें जो बचा था वो था खुदी हुई मिट्टी, जिसमें अधिकतर मात्रा और की थी, बट वह और उस शेप में नहीं थी कि वो यूज हो सके। हाँ, मतलब उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का एक जो एम था, एक लक्ष्य था कि वो मिट्टी को फिर से हरा बनाया जाए ताकि वहाँ पे खेती की जाए। तो प्रशांत का जो रिसर्च टॉपिक था वो था कि जो रेस्टोरेशन इकोलॉजी है, कि जो जैव विविधता है मिट्टी के नीचे, वो कैसे से पुनर्स्थापित किया जाए। जी। सो इस प्रकार से हमारे पास लगभग इस इलाके में 250 हेक्टेयर की बंजर जमीन खड़ी हो गई, जो उस पूरे इलाके में एक धब्बे की तरह से आप देख सकते हैं अगर आप उसको गूगल इमेजरी में उसको देखें तो 2004 में इस 250 एकड़ के इस बड़े क्षेत्र को चुना गया, और ये एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी ये साइट थी, उसकी ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उस संस्था की एक सामाजिक दायित्व था कि उस जगह को, जहां पर उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों को काम दे करके खनन करवाया, तो अब उस जगह को उसी स्थिति में लाने के लिए जहां पर वो 35 साल पहले खनन से पहले था, ये एक सामाजिक दायित्व था जो सेल ने समझा, और सेल ने समझकर इस काम को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बाबू को ये काम दिया। जैसा कि मैम ने बताया, इसमें बहुत सारे घटक हैं, और उनमें से जो हमारा कंपोनेंट था वो था 2004 से लेकर के 5 साल तक, यानी कि 2011 तक, किस प्रकार मिट्टी में जड़ के साथ लगे हुए संकीर्ण क्षेत्र, यानी कि राइजोस्फेरिक सॉइल में किस प्रकार माइक्रोबियल पॉपुलेशंस, यानी कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु और बहुत छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स जैसे कि चींटी, तो चींटी, दीमक और इनके सभी उस परिवार के सभी सूक्ष्म कीटाणु जो पौधों की जड़ों के साथ किस प्रकार इंटरेक्शन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स किस प्रकार करते हैं। और 2004 में जब पूरा स्थिति बंजर थी, वहां पर पेड़ पौधे का कोई निशान नहीं था, घास का कोई निशान नहीं था, ऐसी जगह में तब उस वक्त माइक्रोबियल पॉपुलेशन की क्या स्थिति थी, हमने वहां पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन के टर्म्स में क्या पाया, और किस प्रकार पुनर्स्थापन के दौरान साल दर साल किस प्रकार उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन में बदलाव आए, वो बदलाव क्यों आए, और किस तरह से बदलाव, क्या वो बदलाव महत्वपूर्ण था, क्या वो वैसा ही रहा, क्या वो भी बदलता चला गया। तो इस प्रकार 5-6 साल के दौरान किस तरह से माइक्रोबियल पॉपुलेशंस में बदलाव आए, जैसे जैसे पुनर्स्थापन होता चला गया। इसका आपने स्टडी किया? इसका हमने स्टडी किया, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे शोध का एक अंतिम चरण होगा जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे ये पता लगाना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और क्या ये है ट्रेंड, क्या हम इस प्रकार के सभी शोध में लगा सकते हैं या नहीं। और प्रशांत का जो काम है, जो शोध के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और हमने बहुत क्लियरली, मतलब साफ तरीके से देखा गया है कि बहुत 4-5 जैसे ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया कहिए या फंगस कहिए, वही हैं जो ये
रेमिडिएशन का जो प्रोसेस है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी। वैसे माइक्रोबियल कम्युनिटीज को हम छानबीन करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि ऐसी जो और जगह हैं जहाँ पे खनन हुई हो और चूना मिट्टी की खनन हुई हो तो वो भी आसानी से कम समय में उनको भी हरा बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपने जो आपको इससे प्राप्त होगा, इस रिसर्च से जो रिजल्ट आएंगे वो दूसरी जगहों पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे हम लोग जो विज्ञान करते हैं, ये स्टूडेंट्स लोग इतना काम करते हैं, ये बस बेसिक साइंस ही ना हो पर इसकी जो एप्लीकेशन हो वो भी, उसकी भी बहुत मान्यता होनी चाहिए, हम ये सोचते हैं। तो विवेक आपको बता सकेगा उसके बारे में। कुल मिलाकर इस 6 वर्ष के दौरान जहाँ पर की पूर्ण पानी में हर साल पुनर्स्थापन के बाद और पुनर्स्थापन के दौरान हमने राइजोस्फेरिक सॉइल यानी कि पौधे की जड़ के साथ लगे हुए बैक्टीरिया को स्टडी किया। साथ ही साथ हमने हर साल हर नए मौसम में हमने लगभग 200 या 300 प्रजातियां अलग अलग पेड़ पौधों की, घास की और लेग्यूम्स की लगाई, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। और उस पूरे इलाके में अब 250 हेक्टेयर की जमीन में पूरा एक जंगल खड़ा हो गया है, जहाँ पर कि अमरूद, आम, जामुन, बेर के बहुत पेड़ हैं और जो अब सब फल दे रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर टसर सिल्क एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसके जो प्रजातियां हैं जिसपे वो फलता है, जिसपे वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है, वैसे पेड़ भी बहुत लगाए हैं। साथ ही साथ कटैचू, कत्था और बहुत सारे टिम्बर देने वाले पौधे उस पूरे 250 एकड़ के क्षेत्र में अब लगा दिए गए हैं और वो सब बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ये व्यावसायिक केंद्र बन जाएगा, जबकि वहाँ से बहुत सारे लाभ आम जनता को मिल सकता है। अब मैं जानना चाहूंगी विवेक से कि विवेक, ये किस तरह से आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये जमीन है और इस जमीन पे हमें क्या लगाना चाहिए, कौन से पौधे अच्छे होंगे, ये आप इस चीज को करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाते हैं? सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो तकनीकी होते हैं या जो प्रोफेसर बाबू के तकनीक होते हैं उसमें हम स्थानीय एवं प्राकृतिक संसाधन का ही उपयोग करते हैं। तो किसी भी जगह पे काम शुरू करने से पहले हमें बहुत सा चीजों को गौर करना होता है कि वहाँ की जो वनस्पति है, जो पौधे हैं, वो किस तरह, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनको कितना पानी चाहिए होता है, उनकी जड़ की गहराई कितने तक जाते हैं और वो वहाँ पे कितने सरवाइव करने लायक होते हैं। तो हमारे जो प्लांट का सिलेक्शन होता है, जो हम पौधे का सिलेक्शन करते हैं, उसमें हम ये चीजें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि किसके बाद हमें किस चीजों को लगाई जाए, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और कम समय में हमें अधिक से अधिक चीजों का वहाँ पे समायोजन करना होता है, अधिक से अधिक चीज लगाना होता है। तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ के उपयुक्त हो और जो वहाँ के लोकल हो, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। जो काम करता हूँ वो थोड़ी सी दूर है, दुर्गम स्थल है, ये थोड़ी सी दूर पड़ता है और ये है लोह अयस्क, जो हमारे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी विलंब से हमने काम शुरू किया, क्योंकि उस टाइम थोड़े से सामाजिक प्रॉब्लम था वहाँ पे और वो काफी दूर है, जाने में काफी कठिनाई है और जो वहाँ हमें जगह मिली थी वहाँ भी कहीं चढ़ाई, पानी की कमी इत्यादि बहुत सारे समस्या थे। फिर भी हमने वहाँ के जो लोकल पौधे थे उनको हमने लगाया। हमने घास के कई प्रजातियां लगाए और जो हमारे मुख्य लक्ष्य था कि हम बहुत सारे जो सूक्ष्म जगत हैं जमीन के नीचे मृदा में, उनके एक्टिविटी को जाने, वो कैसे डिफरेंट जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वो कैसे उनको चक्रण करते हैं, उनकी साइकिल कैसे होते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को स्टेबलाइज होने में। तो वो हमारा लक्ष्य था और उसमें हमने बहुत कुछ अभी तक देख लिया है, पा लिया है। जो डाटाबेस है वहाँ पे हमने काफी कुछ सबमिट करा है और ये न सिर्फ हमारे रिसर्च के लिए बल्कि लोह अयस्क और इंडस्ट्री आप कह सकते हो या जो हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उसमें भी हमें लगता है कि ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा उनको फिर से पुनः स्थापन करने के लिए और पर्यावरण को एक नई दिशा, एक नई जान देने के लिए। आपने बिल्कुल सही बताया विवेक, जो आपके ऑब्जर्वेशंस थे उसके आधार पर। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कह रहे थे कि आपका जो स्थान था वो दुर्गम था और काफी दूर था, तो क्या आप जहाँ काम कर रहे थे वो प्रशांत से अलग है? हाँ जी मैम, ये दोनों का दोनों जगह अलग है और ये दोनों की मिट्टी की बनावट अलग है, दोनों का भौगोलिक स्थिति अलग है और दोनों के वहाँ के जो स्थानीय जो बारसुआ काल्टा या जो पूना पानी की जो स्थानीय प्रजाति है, जो जंगल का जो विशिष्ट
या जो उनकी जो जरूरत है वो अलग अलग है। ये ट्रैवल एरिया रहा होगा शायद। हाँ जी मैम। तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? मैम यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, संथाल हैं, जो लोकल वहाँ के कुछ माइग्रेंट भी हैं। और हमारे ये जो एक मैं आपको बता दूं कि हमारी शुरू से ही रहा है कि हम जो वहाँ के लोकल हैं, जो स्थानीय हैं, उनका हित में काम करें, उनके लिए ऐसा काम करें कि उनका लाइवलीहुड हो, जीविकोपार्जन हो, और उनके जरूरत के हिसाब से हमने जंगल का निर्माण करा है ताकि उनको फल फूल मिले, उनका जो एक पुराना रिश्ता रहा है जंगल से फिर से जुड़े और उन्हें सब कुछ उपलब्ध हो जाए, ऐसा हमने सोचा है और ऐसा हम कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट प्रोफेसर बाबू एक नर्सरी शुरू करते हैं जहाँ भी रेमिडिएशन मतलब ये प्रोसेस शुरू होता है, और ज्यादातर जो वहाँ पे औरत हैं वही ये नर्सरी को चलाते हैं और उन्हीं को पैसा दिया जाता है ताकि जो पौध खरीदने होते हैं आसपास के जंगल से वही इनको चलाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। अच्छा सुदेशना जी, ये तो बातें हुई आपकी रिसर्च में। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे आपने कहा कि चूना भट्टी और इस्पात का खनन हुआ था, जिसके कारण ये जमीन बंजर हो गई थी और काफी बड़ा इलाका था जो बंजर हो गई थी। लेकिन क्या जो अभी आप लोग जंगल लगा रहे हैं, जंगल मैंने अपने सवाब पे आना शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि काफी मतलब पहले से बहुत ग्रो कर गया है और कोई अगर देखना चाहे तो गूगल में देख सकता है उसे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या थोड़े दिनों के बाद वो जमीन फिर से खनन के लायक हो जाएगी? खनन शायद यहाँ पे फिर से नहीं हो, क्योंकि खनन जो सामग्री की होती है वो 10,000 साल के बाद जो प्रोसेसेस हैं जो भूमि के अंदर, उससे ये खनन करने लायक जो मटेरियल्स हैं जैसे आयरन है, लाइमस्टोन, चूना मिट्टी है, वो बनने में टाइम लगता है, समय लगता है। हमारा जो लक्ष्य है आप कह सकते हैं कि ये जो जगह है ये फिर से हरा हो जाए और ऐसे हरा हो कि जो एग्जॉटिक स्पीसीज हैं वो यहाँ पे ना हो और जो वहाँ के जातीय जो मतलब इंडिजिनस जो हम कहते हैं जो प्लांट स्पीसीज हैं वही ग्रो करें। ये जगह इतनी डिग्रेडेड है कि अगर इस पे खेती ही हो सके वही मेरे ख्याल से वही काफी है। और अगर यहाँ पे मतलब जैसे लाइफ स्टॉक है वो लोग सब चर सके या वहाँ पे लोग खेती कर सके, यही काफी है। खनन शायद यहाँ पे फिर से नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कहिए, एक जो बंजर जमीन पड़ी थी जिसका कोई उपयोग नहीं था और जिसपे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, अगर उसका इतना भी उपयोग हो जाता है तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा, आपने हमको प्रशांत और विवेक को बुलाया और हमसे बात की और उनके रिसर्च में आपने शोध में इतना इंटरेस्ट दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि खनन के कारण बंजर हुई जमीनों का पुनर्स्थापन कैसे किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का विषय आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोटनी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर सुदेशना मजुमदार और साथ ही मौजूद थे इस प्रोजेक्ट से जुड़े उनके दो स्टूडेंट्स प्रशांत पंत और विवेक चौधरी। कार्यक्रम प्रस्तुति विजयलक्ष्मी सिन्हा, प्रस्तुति सहायक बसंत सिंघल। ये कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा?